नमस्कार, सुप्रभात। सुबह 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंजे शिवालय। महाशिवरात्रि पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। अंतिम स्नान के साथ प्रयागराज कुंभ का समापन आज। कोयम्बटूर के ईशा योग सेंटर में महाशिवरात्रि उत्सव में शिरकत करेंगे राष्ट्रपति। जम्मू कश्मीर के हंडवाड़ा में 56 घंटे से ज्यादा चली मुठभेड़ में लश्कर के 2 आतंकी ढेर। पाकिस्तानी नागरिक के रूप में हुई एक आतंकी की पहचान। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में की ताजा हालात की समीक्षा। सीमा पार बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर वायुसेना की कार्रवाई को लेकर विपक्ष के सवालों पर प्रधानमंत्री का तीखा प्रहार। कहा, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का सबूत मांगकर सेना का मनोबल तोड़ रही है कांग्रेस। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, विपक्ष के बयानों से राष्ट्रीय हितों को नुकसान। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पैराग्वाय और कोस्टा रिका की यात्रा पर आज से होंगे रवाना। भारत की तरफ से दोनों देशों की पहली उच्च स्तरीय यात्रा। दक्षिण और मध्य अमेरिकी क्षेत्र में भारत की पहुंच बढ़ाना मकसद। द्विपक्षीय व्यापार, अंतरिक्ष और सौर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर होगा जोर। और चीन के हुआंगजू में 2022 में होने वाले एशियन गेम्स में क्रिकेट की वापसी। बैंकॉक में एशियाई ओलंपिक परिषद की बैठक में फैसला। भारतीय ओलंपिक संघ ने फैसले का किया स्वागत। देश भर में महाशिवरात्रि का त्योहार पूरी आस्था और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर के शिवालयों में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। सोमनाथ मंदिर समेत देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिवलिंग का अभिषेक कर बेलपत्र और फूल चढ़ाए जा रहे हैं। महाशिवरात्रि पर मंदिरों और शिवालयों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। कई शहरों में शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया है। मंदिरों में परंपरागत आरती की जा रही है। शिव भगवान को बेलपत्ती, बेल और फल और जल चढ़ाया जा रहा है। महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये 3 तस्वीरें हैं देश के अलग अलग शहरों की, जहां माहौल पूरी तरह भक्तिमय है। वाराणसी, दिल्ली और मुंबई समेत सभी जगहों पर मंदिरों में सुबह से भक्तों की कतार लगी है। दिल्ली में सुबह से ही शिवालयों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। वहीं भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में भी शिव भक्त भक्ति रस में डूबे हैं। यहाँ सुबह से ही काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं मुंबई में भी सुबह से शिवालयों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। बस यही कहना चाहेंगे, दुधेश्वरनाथ महाराज की बहुत कृपा है। मैं बचपन से हमेशा आता हूँ यहाँ पे शिवरात्रि पे, और बहुत ही यहाँ पे आके जो मन्नत मांगी जाती है आज तक पूरी हुई है हमेशा। काफी ज्यादा है। बिल्कुल जी, मैं 3 बजे आ गया था यहाँ पे। जो हमें दिया हुआ है सब ऊपर वाले का सहारा है, उन्हीं के भरोसे हम यहाँ हैं, जो खड़े हैं। बाबा के आसरा है, बाबा के लिए आए हैं, जो है बाबा ही सहारा है हमारा। यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं और हमको बहुत यहाँ की श्रद्धा है। हम लोग हमेशा बहुत मानते हैं बाबूनाथ मंदिर को। जय। और आज महाशिवरात्रि है तो उसके लिए हम इतनी दूर से दर्शन करने के लिए आए हैं। और महाशिवरात्रि है और आज के दिन हम लोग बहुत ज़्यादा ही उत्साहित रहते हैं, क्योंकि हमको दर्शन करना और रात को जागना और ये दर्शन बहुत सुकून मिलता है।
और महाशिवरात्रि के मौके पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने ट्वीट में कहा कि भगवान शिव हर किसी के जीवन में शांति, खुशहाली और समृद्धि लाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं महाशिवरात्रि के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज कोयंबटूर में ईशा योग केंद्र के 25वें महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ईशा योग केंद्र में पौधे लगाकर पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। राष्ट्रपति ध्यानलिंग लिंग भैरवी देवी के साथ साथ सूर्य कुंड का दौरा करेंगे, जिसके बाद वो आदि योगी की तरफ जाएंगे, जहां महाशिवरात्रि समारोह का आयोजन किया जाएगा। शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित होने वाला रजत जयंती कार्यक्रम में कई जाने माने कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2017 में ईशा केंद्र में महाशिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर आदि योगी भगवान शिव की 112 फुट लंबी प्रतिमा का अनावरण किया था। वहीं प्रयागराज में आज महाशिवरात्रि के अवसर पर अंतिम कुंभ स्नान किया जा रहा है। इस स्नान के साथ ही सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कुंभ मेला संपन्न हो जाएगा। लाखों की संख्या में श्रद्धालु महाशिवरात्रि के पुण्य स्नान के लिए मेला क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। स्नान के लिए लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। स्नान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। शहर में कल आधी रात से ही बसें और भारी वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है। शहर और मेला क्षेत्र के विभिन्न शिव मंदिरों में विशेष प्रबंधन किए गए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिवरात्रि के अवसर पर इन मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर कुंभ के छठे और अंतिम मुख्य स्नान में लाखों की तादाद में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इससे पहले कुंभ के 5 स्नान पर्वों में अब तक 22 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। और प्रयागराज कुंभ मेले 2019 को 3 क्षेत्रों में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रखा गया है। इसमें सबसे बड़ी यातायात और भीड़ प्रबंधन योजना, पेंट माई सिटी योजना के तहत सार्वजनिक स्थलों पर सबसे बड़ी पेंटिंग और सबसे बड़ा स्वच्छता और अशिष्ट निपटान तंत्र शामिल है। इस उद्देश्य से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के 3 सदस्यों वाली टीम ने प्रयागराज का दौरा किया। 28 फरवरी से 3 मार्च तक तीनों दिनों तक इस टीम के सदस्यों के सामने बड़े पैमाने पर अभ्यास किया गया था। राजमार्ग पर 28 फरवरी को टीम के लिए लगभग 503 शटल बसों को सेवा में तैनात किया गया था और 1 मार्च को कई लोगों ने चित्रकला अभ्यास में हिस्सा लिया था। और प्रयागराज कुंभ में सफाई में लगे 10,000 कार्यकर्ताओं ने एक साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया था। बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में 56 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद 2 आतंकवादी मारे गए। दोनों आतंकवादियों को आतंकी संगठन लश्कर के संबंध होने की पुष्टि की गई है। मारे गए एक आतंकी की पहचान एक पाकिस्तानी के रूप में हुई है, वहीं दूसरे आतंकवादी की पहचान अभी लगाई जा रही है। दोनों आतंकवादियों के शव मौके पर बरामद कर लिए गए हैं। ये मुठभेड़ शुक्रवार सुबह से शुरू हुई थी और करीब 56 घंटे तक जारी रही। इसमें सीआरपीएफ के एक अधिकारी समेत 5 सुरक्षाकर्मी और एक नागरिक की भी मौत हो गई। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली,
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव विजय गोखले ने भी बैठक में शिरकत की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों पर प्रधानमंत्री मोदी को सलाह देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 1998 में इस पद का गठन किया था। उन्होंने ब्रजेश मिश्रा को पहला NSA बनाया था। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नियमित आधार पर बैठक करती है, लेकिन ताज़ा बैठक मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उत्तर प्रदेश के अमेठी में 538 करोड़ रुपए की ज्यादा लागत की 17 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में AK-203 राइफल बनाने वाली एक फैक्ट्री भी शामिल है। इसमें रूस के सहयोग से कलाशिनिकोव श्रृंखला की अत्याधुनिक राइफल बनाई जाएगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वहां बनने वाली राइफलों से आतंकवादियों और नक्सलियों से निपटने में सुरक्षा बलों को आसानी होगी। ये मेड इन अमेठी AK-203 राइफलों से आतंकियों और नक्सलियों के साथ होने वाली मुठभेड़ों में हमारे सैनिकों को निश्चित रूप से बहुत बढ़त मिलने वाली है। अमेठी की फैक्ट्री में अब लाखों की तादाद में ये राइफलें बनाई जाएगी। आगे जाकर के यहां जो राइफल बनेगी वो दुनिया के दूसरे देशों में भी निर्यात की जाएगी। इसलिए ये फैक्ट्री अमेठी के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर भी ला रही है और देश के विकास और सुरक्षा के लिए भी एक नया रास्ता खोल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि इसी के मद्देनजर सरकार ने पिछले 4.5 साल में 2,30,000 से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेटों के ऑर्डर किए हैं। सेना ने 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट की मांग की थी। बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के हमारे जवान दुश्मन की सेना की गोलियों और आतंकियों के छापामार कार्रवाई का सामना कर रहा था। अपनी जान की बाजी लगाकर आतंकियों के साथ खतरनाक एनकाउंटर करता था। 2009 से लेकर 2014 तक 5 साल कम समय नहीं होता है, लेकिन सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदी गई। ये हमारी ही सरकार है जिसने बीते 4.5 वर्षों में 2,30,000 से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने का ऑर्डर दे दिया। मैं आज अमेठी में आया हूं तो आप लोगों से जानना चाहता हूं कि देश के वीर जवानों को राइफल का इंतजार कराने वाले, बुलेट प्रूफ जैकेट का इंतजार कराने वाले ये लोग कौन थे? पहले चरण में 5,50,000 राइफलों का निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 3 सालों में इस राइफल के सभी कुलपुर्जे अमेठी और आसपास के क्षेत्रों में बनाए जाने लगेंगे। भारत और रूस के बीच सैन्य और तकनीकी सहयोग पारंपरिक रूप से स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। 7 दशकों से भी अधिक समय से हम भारतीय मित्रों को भरोसेमंद और उच्च गुणवत्ता वाली युद्ध सामग्री और उपकरण की आपूर्ति करते रहे हैं। हमारे देश के सहयोग से भारत में लगभग 170 सैन्य और औद्योगिक संस्थानों की स्थापना हुई है। यह नया जॉइंट वेंचर
विश्व प्रसिद्ध नवीनतम 200 सीरीज के कलाशनिकोव असॉल्ट राइफल्स का उत्पादन करेगा और इसके उत्पादन का अंततः पूर्ण रूप से स्थानीयकरण होगा। इस प्रकार भारतीय रक्षा औद्योगिक क्षेत्र को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी छोटे अस्त्र के इस वर्ग की आवश्यकता को उन्नत रूसी तकनीकों को लाभ लेते हुए पूरा करने का अवसर प्राप्त होगा। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट भारत का आह्वान किया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एनडीए की संकल्प रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए साथ नहीं देने के लिए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने पाकिस्तान के बालाकोट में वायुसेना की कार्रवाई पर सवाल खड़े करने के लिए विपक्ष की आलोचना की। और इस वक्त हम सीधा चलते हैं तमिलनाडु, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एयरफोर्स स्टेशन में एयरफोर्स स्टेशन सुलूर टू अवार्ड कलर्स टू एयरफोर्स स्टेशन हाकिमपेट and 5 base repair depot. Both these stations have a rich history of professional excellence and have served the nation with honor and distinction in peace and during hostilities. The nation honors them today with a deep sense of gratitude and appreciation for their selfless devotion, professionalism, and courage in the face of adversity. India's growing stature in the Committee of Nations is consistent with the strength and capabilities of our armed forces. India remains firmly committed to peace, but in case the need arises, we will use all our might to protect the nation's sovereignty. I am confident that our valiant men and women in uniform will rise to the occasion. Our armed forces, exemplified by their air warriors who stand before us, reflect our firm resolve to defend our nation. Their valor and professionalism was on display very recently as the Indian Air Force carried out preemptive strikes on a known terrorist camp. The Indian Air Force has over the years grown into a modern, technology-intensive force distinguished by its commitment to excellence and professionalism. Keeping pace with the demands of contemporary advancements, the Indian Air Force continues to modernize in a rapid manner and is in the process of a very comprehensive modernization plan. Besides safeguarding the sovereign skies of our nation, the Indian Air Force has also been at the forefront of all humanitarian assistance and disaster relief operations. The resilience and tenacity displayed by our valiant air warriors is a great source of pride for the nation. Keeping our aircrafts airworthy is a crucial task. In this regard, 5 base repair depot has been repairing and overhauling the Kiran, Avro, and Dornier aircraft, many of which are maintained airworthy even after 30 years. Numerous unique indigenization measures adopted by the base repair depot to promote self-reliance have effectively contributed towards enhancing the organizational potential. 5 base repair depot has truly epitomized its motto Kaya Kalp with continuous rejuvenation through infusion of new ideas, innovations, and technological developments. The base repair depot's efforts to promote ingenious design
and development of defense equipment for achieving substantive self-reliance under the Make in India initiative are praiseworthy. ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे तमिलनाडु से, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एयरफोर्स स्टेशन सुल्लूर में एयरफोर्स स्टेशन हकीमपेट और 5 बेस रिपेयर डिपो को राष्ट्रपति का ध्वज प्रदान किया। और आइए आज चलते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना की कार्रवाई पर सवाल उठाकर विपक्ष ने देश हित को नुकसान पहुंचाया है। यही नहीं, विपक्ष ने अपने बयानों से पाकिस्तान को भारत की साख पर सवाल उठाने का भी मौका दे दिया। अपने ब्लॉग में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश के लिए यूपीए के नेतृत्व वाली सरकार जितनी भयावह थी, उससे कहीं ज्यादा भयावह उसके नेतृत्व वाला विपक्षी गठबंधन है। उन्होंने कहा कि बालाकोट में आतंकियों के खिलाफ भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के बाद विपक्षी दलों द्वारा दिए गए बयानों से भारत के राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि ऐसे मौकों पर देश को एक सुर में बोलना चाहिए, जैसे कि 1971 की लड़ाई में अटल बिहारी वाजपेयी और जनसंघ ने किया था। 21 विपक्षी दलों द्वारा पास प्रस्ताव को अनुचित बताते हुए अरुण जेटली ने कहा कि इससे दुश्मनों और पाकिस्तानी मीडिया को मौका मिल गया। और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सशस्त्र बलों के साहस पर शक करने और भारतीय वायुसेना के हवाई हमले का सबूत मांगने पर विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा और कहा कि उनके ऐसे बयान पाकिस्तान के चेहरे पर मुस्कुराहट लाए। अमित शाह ने एक कार्यक्रम में ये कहा कि अगर पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले के जरिए हासिल की गई उपलब्धि की प्रशंसा नहीं कर सकती, तो उन्हें चुप रहना चाहिए। प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए अमित शाह ने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने अपना नियमित कार्य जारी रखा और इस दौरान वे 14 फरवरी को पुलवामा हमले के गुनाहगारों को सजा देने के बारे में भी योजना तैयार करते रहे। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 कर्मी शहीद हो गए थे। मोदी जी चुपचाप अपने कार्यक्रम करते रहे, फैसला लिया, मुहिम प्लानिंग किया और हमारे एयरफोर्स के बहादुर जवानों ने एयर स्ट्राइक कर सैकड़ों आतंकवादियों का कुच्चा बुलाकर सब सलामत तरीके से आज वापिस भारत में आ गए। विपक्ष के नेताओं को मालूम नहीं है क्या हुआ है। कई लोग वक्र दृष्टा होते, जिनका स्वभाव ही है वक्र देखना। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज पैराग्वाय और कोस्टा रिका गणराज्य की यात्रा पर रवाना होंगे। भारत की ओर से इन दोनों देशों की ये पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी। उपराष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी रवाना होगा। इसमें पर्यटन राज्य मंत्री के.जे. अल्फोंस, सांसद रामकुमार कश्यप समेत वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। उपराष्ट्रपति पैराग्वाय में 5 से 7 मार्च तक और कोस्टा रिका में 7 मार्च से 9 मार्च तक रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, अंतरिक्ष, दोनों देशों के लोगों के बीच जुड़ाव समेत अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने पर जोर होगा। द्विपक्षीय वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। भारत पैराग्वाय के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले 10 सालों में लगभग 10 गुना बढ़ गया है। ये 2008-2009 के $4 करोड़ के मुकाबले 2017-18 में बढ़कर $33.4 करोड़ हो गया है। पैराग्वाय के राष्ट्रपति फर्नांडो ल्यूगो ने मई 2012 में भारत की यात्रा की थी। पैराग्वाय से भारत आने वाले वे पहले अति विशिष्ट अतिथि थे। यात्रा के दूसरे चरण में उपराष्ट्रपति कोस्टा रिका का दौरा करेंगे। भारत और कोस्टा रिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार $20 करोड़ का है। भारत से कोस्टा रिका को कुल $13.3 करोड़ का निर्यात होता है, जिसमें मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल और फार्मा शामिल हैं।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल इंडिया गेट राष्ट्रीय स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कल शाम उन्होंने इस नए बने स्मारक का दौरा किया और शहीदों के सम्मान में यहां दर्ज उनके नाम और प्रतिमाओं का भी अवलोकन किया। उन्होंने सेना की इस लंबे समय से चले आ रही मांग का रिकॉर्ड समय में पूरा करने के लिए सरकार की सराहना भी की। Great job done, marvelous. It's a fitting tribute to the memory of the great sons of the great country. I compliment the government of India and also the armed forces for coming out with such a magnificent memorial for our great sons who have sacrificed their life to protect our lives. It's a long overdue. Finally, it has come up very well. I feel everyone across the country should visit this memorial and get inspiration. The fitting tribute to the memory of the great sons of this great country is to stand united and then work for the unity and integrity of the country and for the prosperity of the people. I am really filled with emotion. I have no words to explain the way in which the entire thing has been planned, executed, and I am particularly happy that all the Paramveer Chakra awardees, their statues have been erected and the names of more than 25,000 of our soldiers who have laid down their lives, they have all been inscribed here so that people, whoever is related to them, they can also come and then see that and then pay homage. I am really very, very happy about the memorial coming up in the center of the capital, New Delhi. I think in the future it will become a place of patriotic pilgrimage. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन की गुजरात यात्रा पर रहेंगे। पीएम के दौरे की शुरुआत जामनगर से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले जामनगर पहुंचेंगे, जहां वो 750 बेड वाले नए बने गुरु गोविंद सिंह अस्पताल और पीजी हॉस्पिटल का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जामनगर के बाद उसके बाद प्रदर्शनी मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वह अहमदाबाद की मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री शहर में मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास भी करेंगे। और क्रिकेट को ह्वांगझू एशियाई खेल 2022 में शामिल कर लिया गया है। बैंकॉक में एशियाई ओलंपिक परिषद की आम बैठक में ये फैसला लिया गया। भारतीय ओलंपिक संघ ने 2022 ह्वांगझू एशियाई खेलों के कार्यक्रम में क्रिकेट को शामिल करने के ओसीए के फैसले का स्वागत किया है। इस बैठक में शामिल रहे आईओए के महासचिव राजीव मेहता ने कहा कि आईओए चाहेगा कि इस प्रतियोगिता में भारतीय क्रिकेट टीम भाग ले। तो सुबह 9 बजे के बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। राज्यसभा टीवी की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।